एक मिनट हो गया। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कोर्स पर। और आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं बाल विकास, यानी कि बाल विकास को कल तक हम लोगों ने शैशव अवस्था आज इसमें होने वाली है, लेकिन कल तक हम लोगों ने मानव की जो अवस्थाएं थी उस पर हम लोगों ने विशेष रूप से चर्चा की थी। बाकी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। फटाफट से एक बार जुड़ जाए फिर आज के सेशन को। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहां से क्वेश्चन पक्का बनते हैं। इसके समापन होने के पश्चात आप लोगों के लिए ये पूरा बाल विकास जो हमारा पहला ही, क्योंकि सबसे बड़ा यूनिट 2 में जो हमारे पास टॉपिक है वो ये बाल विकास है, इसलिए बाल विकास से संभावना ये है कि इसी से क्वेश्चन भी आपके ज्यादा बन सकते हैं। तो बाल विकास के जितने भी आयाम है, इन आयामों को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, इसलिए इसको पूरा तरीके से हम लोग समझेंगे। बाकी बाल विकास कंप्लीट होने के पश्चात ही इस पूरी यूनिट में, यानी कि जो यूनिट 2 है, इसमें फिर ज्यादा बड़े आपके टॉपिक नहीं है, वो फटाफट से हो जाएंगे और फिर सीधा हम लोग यूनिट 1 में जो है उसके बाद प्रवेश कर लेंगे। लेकिन बाल विकास ये थोड़ा सा बड़ा सा है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। बाकी नमस्कार। हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहे। आज आपको पीडीएफ, सर पीडीएफ भी भेज दो सर प्लीज। अरे पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी। हाँ, कल की क्लास की पीडीएफ आपको नहीं आ पाई, ऐप में जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, निरंतर हम लोग लगातार उसमें आपको पीडीएफ डाल रहे थे लेकिन वो नहीं आ पा रही थी। तो प्रॉब्लम होने के चलते हमारी किसी भी क्लास में जो है पीडीएफ कल की नहीं अपलोड हो पाई। बाकी आज आप लोगों की जो पीडीएफ है वो वहां पर उपलब्ध हो जाएगी, प्रिंट आउट हो जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगी, आप निश्चिंत रहे। अच्छा, पीडीएफ मोड में चलिए कोशिश करेंगे आपको पीडीएफ मोड में हम लोग इसको दे। परसों की भी नहीं आई, परसों की और कल की आपको एक साथ पीडीएफ पीपीटी मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहे, टेंशन मत लीजिए। जय श्री राम। तो चलिए फिर शुभारंभ किया जाए आज का। कल तक हम लोगों ने जो है इसमें चर्चा कर दी थी, यानी जो मानव जीवन की अवस्थाएं हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की। आखिर में हमारे चिंतकों ने हमारी अवस्थाओं को किस आधार पर विभाजित किया था, और आज हम लोग उन्हीं अवस्थाओं में आगे बढ़ने वाले हैं और एक एक अवस्था को विस्तार से देखने वाले हैं। यहां से प्रश्न 100% बनता है, इसलिए थोड़ा सा यहां पर समझते हुए चलेंगे, मजेदार है यहां से आगे का। अगर हम लोग यहां तक बात करें तो हम लोग सबसे पहले इसमें शुरुआत करने वाले हैं शैशवावस्था में, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कल तक का जो हमारा अध्ययन हो चुका है, हम लोगों ने देखा था कि आखिर में जो मानव जीवन की जो अवस्थाएं हैं या मानव की जो अवस्थाएं थी, मानव की अवस्थाएं, इस पर हम लोगों ने कुछ चिंतक देखे थे और चिंतकों के आधार पर हमने मानव जीवन की अवस्थाओं को विभाजित किया था। चाहे वो फिर हमारे पास हिंदू शास्त्र ग्रंथों के आधार पर हो, हिंदू शास्त्र ग्रंथ के आधार पर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से देखा था कि किस तरह से इन्होंने विभाजन किया था। इसके अलावा हम लोगों ने जो है कॉल्सन के आधार पर इसको बांटा था। तो कॉल्सनिक के आधार पर कॉल्सनिक कॉल्सनिक के आधार पर हम लोगों ने विभाजन किया था। इसके आधार पर हम लोगों ने कोल के आधार पर विभाजन किया था और हरलॉक के आधार पर। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने इसका इनके आधार पर विभाजन देखा था कि इन्होंने आखिर में किस तरह से मानव जीवन की या जो मानव की जो अवस्थाएं है उस स्टेज को बांटा हुआ है। और हमने प्रॉपर चरण के आधार पर इसको पढ़ा। हल्का सा इसको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ के आधार पर भी इसको रट लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा था कि आखिर में जो सामान्य तौर पर जो मानव अवस्थाएं विभाजित की गई है, वो हम लोगों ने देखा था कि सामान्य तौर पर सबसे पहले की जो अवस्थाएं थी वो हमारे पास शैशवा अवस्था थी। शैशवा अवस्था में हम लोगों ने देखा था कि इस अवस्था को जो है 0 से या फिर जन्म से जो है 5 वर्ष या फिर आप लोग कह सकते हैं 6 वर्ष तक विभाजित किया गया था। फिर हम लोगों ने आगे अध्ययन किया था कि इसके बाद हमारी जो अगली अवस्था थी वो बाल्यावस्था थी। और हम लोगों ने बाल्यावस्था में देखा था कि किस तरह से 5 वर्ष से जो है आगे 12 वर्ष की जो अवस्था हमारी थी वो बाल्यावस्था के अंतर्गत रखी गई। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट अवस्था है वो किशोरावस्था थी, किशोरावस्था। और किशोरावस्था को हम लोगों ने देखा था कि 12 वर्ष से लेकर लगभग 18 वर्ष तक किशोरावस्था रहती है। और अंत में हम लोगों ने जो है उसमें
प्रौढ़ा जो अवस्था थी उसके आधार पर इसका विभाजन किया था। अर्थात प्रौढ़ अवस्था हमारी 18 वर्ष से जो है अधिक चलने वाली, फिर इसका विभाजन प्रॉपर अलग अलग तरीके से हम लोगों ने वहां पर देखा। इसी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। जो हमारे पास ये 4 अवस्थाएं हैं, इन 4 अवस्थाओं में बहुत ज्यादा पेजेज हो जाते हैं। चलिए इस पर जो है आपका समाधान किया जाएगा, क्योंकि जो पीपीटी के तौर पर बहुत ज्यादा पेज हो रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग पीडीएफ फॉर्म में भी आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे कि पीडीएफ फॉर्म में आपको इसका मटेरियल मिलेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सभी का जो है जो जो आपकी परेशानी है उसका समाधान किया जाएगा, इस पर आप निश्चिंत बने रहे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिलहाल आप लोग देखिए कि हम लोगों ने जो ये अवस्थाएं बांटी थी, कि इस आधार पर जो है हम लोग एक मानव का जो विकास है उसको पढ़ने वाले हैं। हमारे पास शैशव बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। अगर हम इन अवस्थाओं को देखें तो ये अवस्थाएं हमारे किस आधार पर जो है विकास के तौर पर प्रभावित होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर विकास के मैंने आपको आयाम बताए थे, जिनमें हमारे पास एक तो शारीरिक था, अगर आप लोगों को याद होगा, शारीरिक विकास, एक बालक या एक मानव का शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अलावा इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उसका मानसिक विकास, और मानसिक विकास के साथ साथ हम लोग यहीं पर अध्ययन करने वाले हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास के साथ साथ हम लोग उसके जो नैतिक विकास या नैतिक मूल्य जो उसमें आते हैं, ये वो सारे आयाम हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, जिसके आधार पर हम लोग इन अवस्थाओं को पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को देखना है कि जो एक व्यक्ति है, व्यक्ति जब जन्म ले लेता है, देखो मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर एक क्रमगत रूप से मैं पढ़ाता आ रहा हूं कि एक व्यक्ति में जो है विकास और ग्रोथ कैसे होती है उसको हम लोग समझते आए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति के अंतर्गत जो विकास है वो किस आधार पर होता है। तो उसकी अवस्थाएं तो ये बांटी गई, शैशव अवस्था, बाल्य, किशोर, प्रौढ़ अवस्था, वो इनसे गुजरता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण शब्द आता है परिवर्तन, यानी कि जो उसका विकास है उस विकास में एक शब्द है परिवर्तन शब्द। और ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन उसकी प्रत्येक अवस्था के साथ होगा। जैसे मान लीजिए शैशव अवस्था है, अब शैशव अवस्था में जो बालक है, शैशव अवस्था से जाने के बाद जब वो बाल्य अवस्था में पहुंचता है तो उसके विकास में क्या होते हुए दिखाई देगा, परिवर्तन होते हुए दिखाई देगा। अब वो परिवर्तन किस आधार पर होता है, तो परिवर्तन के आधार हमारे पास ये वाले होंगे भाई। जैसे हम लोग देखेंगे उसका शारीरिक जो विकास है उसमें शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, इसके अलावा प्रौढ़ अवस्था, इन चीजों में परिवर्तन होते हुए देखने को मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसका सामाजिक विकास, भाई सामाजिक विकास में भी निरंतर परिवर्तन प्रत्येक अवस्था में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसी तरह से मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक, ये भी हमारे पास प्रत्येक अवस्था में जो है एक तरह से उस व्यक्ति के परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता रहता है। तो यही इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले जैसे शैशव अवस्था है, तो शैशव अवस्था में हम लोग एक एक आधार पर इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर में शैशव अवस्था में जो है उस व्यक्ति का या उस बालक का किस तरह का विकास यानी सामाजिक रूप से होता है, किस तरह का प्रभाव उस पर मानसिक रूप से पड़ता है, किस तरह से उसका संवेगात्मक विकास होता है, कैसे उसमें नैतिक तत्व डेवलपमेंट होते हैं, ये सारी एक एक अवस्थाओं के साथ हम लोग पढ़ने वाले। तो यही यहाँ पर पढ़ा जाता है। हमारे चिंतकों के अनुसार क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले। तो चलिए फिर शुरुआत की जाए। तो आज हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं शैशव अवस्था, और शैशव अवस्था में हम लोग उस बालक के प्रत्येक अवस्थाओं को जानेंगे। शैशव अवस्था की अगर हम लोग शुरुआत करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यानी कि इन्फेंसी जो अवस्था है शैशव अवस्था। सबसे पहली बात, अगर इसकी खास विशेषताओं को हम लोग जाने तो पहली चीज आपको याद रखना है कि मानव विकास की कुछ खास बातें हैं जो डायरेक्ट आपको प्रश्न पेपर में पूछी जाती है। आपको याद रखना है कि मानव विकास की पहली आधारभूत अवस्था है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहां पर बनेंगे और मैं ज्यादातर उन्हीं पर प्रयास करता हूं। आधारभूत अवस्था, तो मानव जीवन की पहली आधारभूत अवस्था कौन सी है, यानी कि शैशव अवस्था है। अब आप कहेंगे कि मानव जीवन की कैसे ये पहली आधारभूत अवस्था है, तो हम लोग अगर देखें मानव जीवन की पहली आधारभूत अवस्था इसको इसलिए माना गया है क्योंकि जो इस समय बालक पैदा होता है, और अगर हम लोग देखें शैशवावस्था को हमारे चिंतकों के द्वारा किस उम्र तक रखा गया है, तो जन्म से लेकर इसको रखा गया है 5 वर्ष तक, 5 या 6 वर्ष आप कह सकते हैं। तो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की जो एक बालक की अवस्था होती है उसी को हम लोगों ने नाम दिया है क्या, शैशवावस्था। तो इस शैशवावस्था की क्या क्या खूबियां हैं, तो पहली खूबी है इसे विकास की पहली
आधारभूत अवस्था माना जाता है। मतलब यहां पर जो बालक, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, ज्यादातर इसको आप उदाहरणों में समझा करो तब आप बेहतर समझेंगे कि क्यों आखिर में शैशव अवस्था को जीवन की पहली आधारभूत अवस्था माना गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग एक अपना घर बनाते हैं, तो घर बनाते हो पहले आपको एक खाली प्लॉट दिखता है, वहां कुछ भी नहीं, आपको पता ही नहीं क्या क्या इसका भविष्य क्या कुछ नहीं। लेकिन जब आप वहां पर प्रॉपर क्या करते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस घर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एक बढ़िया सी उसकी बुनियाद बनाते हैं। और आपने उसकी जो बुनियाद बना दी, अब डिपेंड करता है कि ये बुनियाद किस लेवल की आपकी। अगर आपने बहुत अच्छी बुनियाद इसकी रखी है तो जाहिर सी बात है आपका घर का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार इसके ऊपर बनने वाला है। अगर आपकी बुनियाद बहुत ही एकदम ढीली ढाली है तो आप खुद समझ लीजिए आपका घर किस प्रकार का बनने वाला है। तो ये जो शैशव अवस्था है, जब यहां पर ये बालक पैदा हो जाता है और 0 से 5 वर्ष तक ये जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वो रहता है कि आप लोग उस समय किस तरह से उस बालक का जो विकास है, विकास में उसका किस तरह से जो है मानसिक विकास हो रहा है, किस तरह से उसका सामाजिक विकास हो रहा है, किस तरह से उससे उसमें नैतिक मूल्य जो है डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से जो है उसका संवेगात्मक विकास हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है उसके फ्यूचर के लिए। इसको बोला जाता है भविष्य का द्वार, प्रवेश द्वार। कि अगर आपने यहाँ पर जो है उस बालक का जो विकास के जो आयाम है, अगर आपने उनको बहुत मजबूती के साथ जो है तैयार किए हैं, तो वो उसका विकास बहुत ही शानदार होने वाला होता है। तो इसीलिए शैशव अवस्था को डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि शैशव अवस्था को मानव विकास की पहली आधारभूत अवस्था माना जाता है। जबकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ किताबों में ये आपको कहां दिखेगा कि जो मानव विकास की पहली आधारभूत जो वो मानी गई अवस्था, वो आपको कई किताबों में मिलेगी। कहां पर? बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था बिल्कुल गलत है। सबसे पहली जो आधारभूत है वो नींव ये है, इसको नींव मानी जाती है एक व्यक्ति के विकास की, कि वो किस दिशा की ओर जाने वाला है। तो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इसी को यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि मानव जीवन का इसको सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काल मानव जीवन का कौन सा माना जाएगा? शैशव अवस्था माना जाएगा। भाई इसीलिए है कि इस समय जो शिशु है, अगर हम लोग उसका शारीरिक रूप से या फिर उसका जो है मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, तो जाहिर सी बात है उस शिशु का या उस बालक का जो विकास है वो आगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से होने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए शैशव अवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यानी 0 से 5 साल का जो बालक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एक उसके फ्यूचर के लिए। अर्थात यहां पर इस शैशव अवस्था को उस बालक की क्रियाओं के आधार पर, मतलब उसकी जो क्रियाएं रहती है 0 से 5 वर्ष के भीतर, उस आधार पर हमारे चिंतकों ने इसको अलग अलग नाम से परिभाषित किया है। जैसे आपको यहां पर बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएंगे कि शैशव अवस्था को किन किन नामों से जाना जाता है। अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो ये प्यारा सा बच्चा है, और ये प्यारा सा बच्चा आपको आज बता दूं, मैंने बहुत दिनों से जो है आप देख रहे होंगे कि ये प्यारा सा बच्चा यहाँ पर लगा रहता है। तो हमारे जो राणा सर है और जो क्रिकेट वाले, जिनको आप लोग क्रिकेट वाले के नाम से जानते हैं, तो ये राणा सर उन्हीं के जो है बच्चे, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही शानदार तरीके से, अगर ये भी इस समय शैशव अवस्था गुजर रहे हैं, लगभग 2.5-3 साल के हैं, तो इनका प्रॉपर तरीके से मैं देखता हूं कि इस बालक का जो है राणा सर के द्वारा सारी चीजें, चाहे मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, संवेगात्मक रूप से हो, प्रॉपर तरीके से जो है विकास, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये चरण। अब इसमें जो बालक की क्रियाएं हैं, जो इसकी एक्टिविटी रहती है 0 से 5 वर्ष के दौरान, तो इसको अलग अलग नाम से हमारे चिंतकों ने रखा हुआ है। जैसे कौन कौन से अलग अलग नाम आपको मिलेंगे। पहला इसका नाम यह रखा गया है कि जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था का जो काल है क्या कहलाता है। तो आप आंख बंद करके टिक करेंगे कि शैशव काल कहलाता है या शैशव अवस्था कहलाता है। तो पहला नाम तो इसका यही है जो सिंपल शब्दों में सबको आता है। दूसरा आपको यहां पर दिख रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको अभी हाल फिलहाल में यूपी में एग्जाम हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस तरह से मैं कई बार बोलता हूं, मेरा जो उद्देश्य होता है खासतौर से इस विषय को पढ़ाने का, मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं तो कोशिश रहती है कि जो क्वेश्चन करंट में चल रहे होते हैं मैं उससे बहुत ज्यादा इसको रिलेट करता हूं। क्योंकि ज्यादातर उत्तराखंड क्या करता है, आप कोई से भी सीटेट यूटेट जब भी आप एग्जाम देखेंगे, ये डायरेक्ट बाहर के प्रश्नों को यहां पर उठाता है, और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन मैं बार बार बताते रहता हूं, मैं स्टार लगा देता हूं हमेशा वहां पर, ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें। इसका दूसरा नाम है शैशव काल का, ध्यान रखिएगा क्या, अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन का मतलब क्या है, देखो दो चीज होती है, आगे शब्दावलियां पढ़ाऊंगा, पूरा टॉपिक में चलती है, तार्किक अतार्किक।
अतार्किक शैशवावस्था को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो बालक होता है उसके अंदर तर्क शब्द डेवलपमेंट उसका नहीं होता है, यानी वो परिपक्व नहीं होता है बालक, इसलिए वो तर्क नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, आप खुद लोग घर में देखते होंगे, जो शैशवावस्था में बालक जा रहा होगा, अब देखो आप इस तरह से देखना पड़ेगा आपको बच्चे को, जो 0 से 5 वर्ष के बीच का बालक है उसके लिए ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको हम लोगों ने छत के ऊपर रखा हुआ है, और उसे ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि अगर मैं इस छत की दीवार से नीचे गिर जाऊं तो मेरी मृत्यु हो सकती है। उसको कुछ मालूम नहीं है, वो क्या कर देगा, बढ़िया से दौड़ के आ जाएगा, छत से नीचे गिर जाएगा। तो उसके पास तर्क नहीं, उसको पता ही नहीं कि यहां से क्या हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि उसके लिए मान लीजिए आपने कोई महत्वपूर्ण किताब या महत्वपूर्ण वस्तु उसके पास दे दी, उसके लिए उस वस्तु की कोई भी जो है मूल्य नहीं है, वो क्या कर देगा, बढ़िया सा पकड़ के या तो कांच वाले होगी नीचे फाड़ देगा धड़ाम से। हम लोग जाते नहीं दौड़ के कि एक छोटा सा बच्चा होता है तो पूरे दौड़ के जाते कि वहां करने वाला ये करने वाला है। ऐसी क्रिया केवल हम उस बच्चे के लिए कर सकते हैं क्योंकि उसके पास तर्क नहीं होता है, वो अतार्किक होता है। तो इसको बोलते हैं क्या, अतार्किक चिंतन की अवस्था। कोई जो है तर्क नहीं लगाता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है कि इस काम से मुझे क्या इफेक्ट, क्या नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो शेष अवस्था का जो बालक है वो इससे परिभाषित होता है। इसके अलावा दूसरा देख रहा है आपको यहां पर अनुकरण द्वारा सीखने का आदर्श काल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इसी शब्द की वजह से जो है इस काल को एक चीज के लिए महान माना जाता है कि जो बालक का विकास होता है, आपने क्वेश्चन देखा होगा आया हुआ है कि बालक का विकास सबसे तीव्र कब होता है, क्या शैशव अवस्था में होता है, क्या बाल्य अवस्था में होता है, या किशोर अवस्था में होता है। तो बालक का जो विकास होता है सबसे तेज गति से, अगर मैं मानसिक विकास की बात करूं तो 50% मानसिक विकास जो बालक का होता है वो यहां से जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होता है। तो सबसे तीव्र जो विकास होता है जन्म से लेकर वो कब तक होता है, 3 वर्ष तक का होता है। अर्थात इसके बाद बालक के विकास में गति कैसी होती है, मंद गति होती है, मतलब धीमी गति होती है। उसके बाद उसका डेवलपमेंट धीमा होता है क्योंकि 5 वर्ष के बाद उसके पास तर्क आ जाता है। जब उस बालक के पास तर्क आता है तो वो हर चीज करने से पहले सोचता है। समझ गए आप। इस दौरान यहां पर लिखा हुआ कि अनुकरण द्वारा सीखने का आदर्श काल, मतलब आपने जो उसको सिखा दिया, आपने गलत सिखा दिया तो गलत सीख गया, आपने सही सिखा दिया सही। आपने देखा होगा आप इस दौरान जो भी बोलते हो वो अनुकरण करता है। आपने माँ 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 बोलोगे तो बच्चा क्या बोलता है, मम्मा मम्मा, तो वो आपको तुरंत उसको सीख लेगा। आप उसके सामने कुछ गतिविधि करोगे, आप उसके सामने चेहरे अलग अलग बनाओगे तो बालक क्या करता है, चेहरा बनाना शुरू कर देता है। जबकि आप अगर बाल्य अवस्था का जो बच्चा होगा, अगर आपने उसके सामने कुछ ऐसे करके चेहरा बनाया तो वो बच्चा क्या है, सोचता है कि यार अगर मैं चेहरा ऐसा बनाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, मतलब तर्क लगाता है ना वो, उसके पास भाव आ जाते हैं, उन भाव में काफी विकास हो जाता है इस बालक का। लेकिन यहां पर क्या, आपने कैसी भी शक्ल बना दी वो आपके सामने वैसी शक्ल बना देगा। यानी अनुकरण करने की बहुत ही तीव्र शक्ति होती है इस समय बालक के पास। तो इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम क्या दिया गया है, अनुकरण द्वारा सीखने का आदर्श काल। तो शैशव अवस्था को ही क्या बोलते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने का आदर्श काल। जैसा आप उसको करवाओगे वैसा ही वो आपका करेगा, बिल्कुल कॉपी कर देगा आपको। तो तभी इसको बोलते हैं तीव्र गति से, यानी कि 3 वर्ष तक उस बालक का जो विकास होता है बहुत तेज गति से चलता है। इसके अलावा अगला देखो, इसको बोलते हैं विद्यालय पूर्व की आयु। आपने देखा होगा 5 वर्ष के बाद जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है, शैशव अवस्था को कंप्लीट कर देता है, तो बालक का दाखिला स्कूल में कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले बालक को स्कूल में नहीं लिया जाता है, उससे पहले उसको जो नॉर्मल सामाजिक परिवेश है उसमें ही उसको जो है विकसित किया जाता है। अर्थात इसीलिए इसका एक नाम स्पेशल दिया गया है कि ये कौन सी है, विद्यालय पूर्व की अवस्था है। अर्थात ये हमारी क्या हो जाएगी, एक विद्यालय पूर्व की अवस्था हो जाएगी। अगला देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम आया हुआ है, तो जहां पर ये तो खैर अब सभी को मालूम हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि खिलौनों की आयु। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खिलौनों की जो आयु है उसमें टिक करते हैं बाल्य अवस्था में, कि खिलौनों की आयु जो है बाल्य अवस्था होती है। असल में खिलौनों की आयु इस अवस्था को बोला जाता है। देखो बाल्य अवस्था में मैंने कहा ना कि तर्क आ जाता है, उसका मानसिक विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप लोग उसको समझा भी सकते हैं। मतलब जो बाल्य अवस्था में होता है तो आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अब देखो आप यहां पर उदाहरण देखोगे, मैंने बार बार फिर बताता हूं, देखो अब ये बच्चा जो है किसमें चल रहा है, शैशव अवस्था में जा रहा है, तो इससे बेहतर ज्यादा आप क्या उदाहरण देखो, कितनी प्रसन्न मुद्रा में, आप देखो जो मुद्राएं है आप देख सकते हैं, प्रसन्नता की मुद्रा कितनी चरम उत्कर्ष पर है। मतलब इस खिलौने को पीठ पर लेकर कितना ये बालक प्रसन्न हो रखा है। इस बालक को इस समय केवल शेष अवस्था में बस खिलौने चाहिए, जिस चीज को वो दृश्य यानी देख ले वो चीज फिर उससे छूट नहीं सकती, आपको वो चीज लानी पड़ती है। अर्थात बालक इस समय क्या होता है
कि जो इस टाइप की चीजें होती है, जैसे खिलौने भी इस समय इसको अलग अलग नहीं चाहिए, खिलौने उससे मेल मिलाप वाले चाहिए, जैसे खुद की शक्ल, जैसे यहाँ पर देखिए इसके पास क्या है, ये गुड़िया सा है, तो इस तरह से इन चीजों को वो अपने पास रखना शुरू कर देता है। आप समझा भी नहीं सकते। अगर आपने गलती सीखा कि नहीं बेटा इसको मत रखो, ये ऐसा है, ये भूत है, उसके लिए कोई नहीं है भूत बात, उसको खिलौने चाहिए तो चाहिए, वो तब जाके चुप होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं, किसको, खिलौने की अवस्था बोलते हैं, या फिर खिलौने की आयु का काल बोलते हैं। जबकि बहुत सारे लोग जो किताबों में बाल्यावस्था इसको पढ़ते हैं वो गलत है। भाई बाल्यावस्था में बच्चा इतना समझदार होता है कि मैं अगर वो जिद कर रहा है ये खिलौने, तो मैं उसको समझा भी सकता हूँ कि बेटा इस खिलौनों को नहीं लेते, मैं डरा सकता हूँ, उसके अंदर कई भय जो है गुण प्रकट हो जाते हैं इस प्रकार के संवेगात्मक, तो वहां पर हम लोग उसको समझा सकते हैं। तो इसलिए ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग इसको तो गलती नहीं करते होंगे। अगला ये है जो मैंने आपको बताया था, ये भी एग्जाम में आपका आता है कि भावी जीवन की आधारशिला किसको कहते हैं। भावी जीवन की यानी कि फ्यूचर, तो फ्यूचर आपका कौन सा है। अच्छा सर बालक का नाम भी बता दीजिए, तथ्य याद रखने में आसानी होगी। अब देखो बालक का नाम जो है थोड़ा सा मैं भी अभी मिस कर रहा हूं, मैं राणा सर से जरूर पूछूंगा, लेकिन बहुत क्यूट बालक है। असल में मैं आपको बता, अच्छा जीवांश है, जियांश है नाम है ना, तो बालक का नाम जो है जियांश है। अब ये तो देखो आपको हिंदी वाले सर से पूछना पड़ेगा कि जियांश का अर्थ क्या है, लेकिन बालक बहुत ही क्यूट है, मुलाकात होती रहती है। अब देखो मैंने एक खास बात आपको, मैं ज्यादातर क्या करता हूं, मैं इस सब्जेक्ट को अपने से रिलेट कर देता हूं। ये उम्र ऐसी होती है, मैंने एक शब्द आपको क्या बताया यहाँ पर, अनुकरण करने की या पुनरावृत्ति दोहराने की, और तीव्र जो क्या होता है क्षमता। मैंने क्या हुआ कि एक बार जो है इन्होंने सिर्फ मुझसे मांग की थी कि मुझे जो ये मुझे प्यार से चाचू बोलता है, तो कहा कि भाई पतंग चाहिए मुझे। अब आप खुद सोचिए कि ये जो बालक है जब भी कॉल में मुझे सुनेगा तो एक ही शब्द पहले बोलता है क्या, कि पतंग चाहिए। तो आप सोचो कि कितना तीव्र विकास हो रहा है, मतलब कितना तेज गति से विकास होता है इस आयु में, मतलब उस चीज को भूला नहीं है। जबकि जैसे बाल्यावस्था में बालक प्रवेश करता है वो बहुत सारी चीजें आत्मसात करता है, इसलिए बहुत सारी चीजों को भूलता जाता है। उसका दिमाग इतना तेज नहीं होता है कि वो इस चीज को दोहराते हुए याद रखेगा। अब आप सोचिए इस बच्चे को जब भी मैं कॉल करूंगा तो तुरंत मुझे क्या कहेगा पहले शब्द में, कि चाचू पतंग चाहिए। तो अभी तक मैंने पतंग नहीं दी है, लेकिन अब जल्द जब मुलाकात होगी तो पतंग भी पहुंचा देंगे। तो जियान शिन का नाम है, बड़ा क्यूट बच्चा है, बालक सारे क्यूटी होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला ये क्वेश्चन एग्जाम आता है। मतलब अगर आपने इस बालक का मानसिक रूप से, इस बालक को बहुत अच्छा सामाजिक विकास मिल रहा है, इस बालक को बहुत अच्छा पोषण वाला यानी कि इसको शारीरिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है, इस बालक का संवेगात्मक विकास इस समय बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि भावी जीवन में ये एक तरह से इसकी नींव है, बुनियाद है, ये बालक कहां नहीं जा सकता। आप खुद सोचिए। अब आप खुद सोचो कि अगर इस अवस्था में मैं उस बालक को, ये बालक उस जगह पर पैदा हो रहा है जहां पर घर में रोज लड़ाई होती है। आप खुद सोचो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आप घर में माता पिता की रोज लड़ाई हो रही है और वो व्यक्ति देख रहा है, उसमें जो संवेगात्मक विकास होते हैं वो गलत दिशा में डेवलप होंगे। भाई कई सारे संवेगात्मक विकास उसमें निरंतर विकास, लेकिन वो क्या होगा, भयभीत होता रहेगा, उसके अंदर वो हीन भावना जैसी प्रवृत्तियां प्रवृत्त होती रहेगी। लेकिन अगर सामाजिक बहुत अच्छा जो है, माता पिता का माहौल बहुत अच्छा है, इसके अलावा पर्यावरण बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस जगह पर रहते हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आप उस बालक को किन किन जगहों पर जो है घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है प्रारंभिक, क्योंकि ये अवस्था है बहुत ही तेज गति से सीखने की। बालक जो चीज सीख लेता है इस अवस्था में, इसके अलावा शारीरिक, भाई पोषण कैसा हो रहा है इस बालक का, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसलिए कहा गया है कि भावी जीवन की आधारशिला है ये। तो ये मैंने आपको बता दिया फिलहाल कि जो इस समय बच्चे की एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होते हैं, उस आधार पर हमारे चिंतकों ने इस अवस्था को अलग अलग नाम दिया है। तो उम्मीद करता हूं आप कभी भूलने वाले नहीं है कि अगर शेष अवस्था आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप ये टिक आसानी से कर सकते हैं। भाई तो सभी को पता है जन्म से 5 वर्ष की है, आपको पता है खिलौनों की आयु यही है, मैंने समझा दिया क्यों है, आपको पता है भावी जीवन की आधारशिला कौन सी है, शेष अवस्था है। भाई यहाँ पर बालक का गड़बड़ हो गया, कुछ भी चीज एक भी चीज में कमी आई तो मामला हो गया गड़बड़। वही चीज है, बुनियाद अगर गड़बड़ हो गई तो घर गया आपका काम से। अगला है विद्यालय पूर्व आयु है, तो सिंपल सा है, अनुकरण द्वारा सीखने की, भाई यहीं पर बालक लर्निंग यानी कि कॉपी करता है सबको। और दूसरा है अतार्किक चिंतन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बालक का तार्किक रूप नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी कूद सकता है, कुछ भी चीज को फोड़ सकता है, तो वहां पर इसके अंदर तर्क शब्द डेवलप नहीं होता है, मानसिक विकास इतना ज्यादा बालक का इस दौरान नहीं होता है ईश्वर। तो फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया है। अब हमारे पास आते हैं यहाँ पर चिंतक। भाई चिंतकों ने, देखते जरा इस अवस्था को किस किस नाम, क्योंकि चिंतकों से भी यहां से क्वेश्चन बनता है, देखते हैं कि चिंतकों ने किस नाम से अलग अलग किया है। तो इसमें सबसे पहले मैंने कई बार कहा है क्रो व क्रो, ये हर जगह जो है बाल विकास में प्रवेश करता है अपना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्रो व क्रो के अनुसार, तो इसने क्या कहा है कि शैशव अवस्था क्या है।
तो इसके अनुसार देखो, यह अवस्था ही वह आधार है, यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के, अब ये शब्द आपको एग्जाम में आया हुआ है कि भावी जीवन का निर्माण, ये किसके आधार पर कहा गया या किसके अनुसार कहा गया, यहीं पर इसको याद करिए मेरे साथ कि निम्न में से शेष अवस्था को किसने कहा है कि ये अवस्था बालक के भावी जीवन का निर्माण करती है, तो ये कहा है क्रो व क्रो के आधार पर। फिर ये कहता है कि इसमें भावी जीवन का निर्माण हो सकता है, इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जा सकता है उतना ही अधिक उत्तम विकास और जीवन होगा। मतलब आप जितना बेहतर तरीके से उस बच्चे का जो है पालन पोषण निरीक्षण कर रहे हैं, वो उतना ही बेहतर तरीके से उसका विकास, जो मैं सारी रामायण सुना रहा हूं वही है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है शैशव काल एक बालक के लिए। तो कितनी अच्छी परिभाषा दी है, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरा शोध अध्ययन करके इस विषय पर अपनी बातें रखी है। तो क्रो व क्रो दिमाग पर याद हो गया होगा, किसने कहा कि भावी जीवन का निर्माण, ये क्रो ने कहा है। अगला यहां पर आता है हमारे पास स्टॉक। अगर हम स्टॉक की बात करें तो ये कहते हैं कि जीवन के पहले 2 वर्ष, ये आपको याद रखना, इसमें थोड़ा शौक का मेरे, उसमें कल आप लोग कह रहे थे कि पीपीटी में बहुत सारी जगह से, तो असल में जब हम लोगों ने पीपीटी कभी बनी तो उस दौरान इसमें शौ का फॉन्ट में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो आप इसको अपने हिसाब से समझ लीजिए। मुझे लग रहा है जो हिंदी के बालक हमारे साथ जुड़े हैं वो पीपीटी में साथ साथ में जो है गलतियों को भी ढूंढते रहते हैं कि कहां पर गलतियां है, और होना भी चाहिए, खासतौर से जो हिंदी से है, क्योंकि भाई आप लोग जा रहे हैं हिंदी के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपकी नजरें उन चीजों पर भी पड़े, तो अच्छी चीजें। बाकी जो मुझे लग रहा है जो यहाँ पर एसएसटी के छात्र बैठा हो गया, अन्य चीजों के साइंस वालों के लिए तो ये दुनिया गोल रहती है कि सही लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ है। तो फिलहाल स्टॉक के अनुसार अगर हम कहें तो इन्होंने कहा कि जीवन के पहले 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की नींव रखता है। तो ये बड़ा इतना स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि किसके अनुसार, यानी जीवन के पहले 2 वर्ष ये बालक के पूरे फ्यूचर की क्या रख देती है, फाउंडेशन, नींव रखती है, तो स्टॉक जी ने कहा है। जबकि हमारे क्रो ने क्या कहा है कि पूरी जो ये शैशवावस्था है यानी जन्म से 5 वर्ष की, ये क्या है, भावी जीवन का निर्माण करती है। यानी इस समय 2 शब्द इसने दिए, निरीक्षण और निर्देशन। जिस तरह से अगर माता पिता का इन चीजों पर बालक के ऊपर अपना ध्यान रहा तो उस तरह से ही उसकी भावी जीवन यानी कि उसका विकास भी उस लेवल का ही होगा। लेकिन जो हमारे पास स्टॉक जी है, स्टॉक कह रहे हैं इसमें इतना चीज याद रखना कि इन्होंने कहा कि जो उसका प्रारंभिक 2 वर्ष का चरण है वो ही उसकी क्या रख देता है, पूरी जीवन की एक आधारशिला रखता है। यद्यपि परिवर्तन किसी भी आयु में हो सकते हैं, हालांकि फिर ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष ही इंपॉर्टेंट है, भाई परिवर्तन किसी भी आयु में हो सकता है। मैंने आपको कहा ना कि जो अवस्थाएं हैं विकास की, वो एक परिवर्तन अवस्था है, मतलब विकास के अंदर ही छुपा हुआ एक शब्द है परिवर्तन। मैंने कई बार आपको कहा है, ये क्वेश्चन बनता है कि जो परिवर्तन शब्द है वो विकास के अंदर से ही निकला हुआ। मैंने कहा कि हमारी जो अवस्थाएं होती है, अवस्थाओं में परिवर्तन के आधार पर जो आयाम गुणात्मक जो चेंजिंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। मैंने कहा था कि नहीं कि भाई विकास क्या है, तो विकास क्या है कि जो एक व्यक्ति की अवस्थाएं हैं उस अवस्थाओं के दौरान जो उसमें सीखने की जो वो सीखता है और सीखते हुए जो वो परिवर्तन के दौरान लर्निंग करता है, सीखता है, वही क्या है उसके विकासात्मक पहलू है, यानी वो उसका डेवलपमेंट है। तो यहां पर इसने यही बात की है कि हालांकि परिवर्तन किसी भी आयु में हो सकते हैं, तथापि प्रारंभिक जीवन में बनी हुई प्रवृत्तियां और प्रतिमान प्राय स्थायी बने। तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर चेंजिंग जो है किसी भी उम्र में आ सकती है, और हमने कहा कि जो हमारा विकास है वो एक ऐसा चरण है जो किसी भी अवस्था में चेंज होता रहता है। लेकिन इसने कहा कि पर जो 2 वर्ष है ये आपकी क्या है, नींव है। तो स्टॉक के अनुसार 2 वर्ष उस बालक की नींव है, शैशवावस्था, और हमारा जो क्रो है इसका आधार पर मैंने बता दिया। तो 2 हमने यहां पर फिलहाल देखे और आपके दिमाग पर ये छप गए होंगे। अगला इस क्रम में हमारे पास आता है एडलर। एडलर की अगर हम लोग बात करें तो एडलर कहता है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी एडलर ने। तो खासतौर से जो आप यहां पर बैठी है, जो माताएं हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि एडलर के इस कथन का आप क्या करें, अनुसरण करें। एडलर ने बहुत बड़ी बात बता दी है, जितने भी अभी माए जिनका शेष अवस्था में जिनके बालक है और आप मुझे देख रहे हैं, तो ये खास बात याद रखना, ये कटु सत्य है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है। मतलब जैसे आपका बालक पैदा हो गया तो आप ये तय कर सकते हैं कि आपका बालक कहां जाने वाला है, यानी आपके बालक का विकास फ्यूचर में कहां होने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि आप पूरा ध्यान दें इस 5 वर्ष में, उसका शारीरिक रूप से ध्यान दें, इसके अलावा उसको मनोवैज्ञानिक रूप से ध्यान दें, जिसमें फिर कई आयाम आ जाते हैं कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से उसको कैसे विकसित कर सकते हैं। भाई आप उसका सामाजिक विकास कर सकते हैं, आप उसका मानसिक विकास कर सकते हैं, आपके हाथ में उसका नैतिक विकास है, आपके हाथ में उसका शारीरिक विकास है। तो ये सब 5 वर्ष तक केवल माता पिता के पास होता है, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो एडलर
सत्य कह के गए हैं। तो एडलर का कथन याद हो जाएगा सभी को। अगला यहां पर है न्यूमैन। न्यूमैन देखो फिर से दिखाई दिया हमारे पास। न्यूमैन कह रहे हैं कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ये स्टेटमेंट जहां पर मैं स्टार लगा देता हूं, ये आपका एग्जाम आया हुआ, जब क्वेश्चन लाऊंगा तो दिख जाएगा। इसने कहा है कि शैशवावस्था जीवन का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काल है। और इतना ही स्टेटमेंट आता है कि निम्न में से किसके अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जो मैंने पहले आपको बता दी थी महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो ये हमारा किसने कहा है, यानी न्यूमैन ने कहा है। अगला शख्स आपको दिख रहा है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसको भी मेरी तरफ से स्टार लगा दीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लगातार 2-3 बार लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है। तो याद रखिएगा वैलेंटाइन के अनुसार। मैंने बाकायदा इसको पूरा पीला कर रखा है स्पेशल इसीलिए क्योंकि सर्वाधिक इनमें से जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन था वो वैलेंटाइन का है। तो याद रखना दिमाग में, वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का एक कैसा काल है, आदर्श काल है। और बाकी फ्रॉइड आता है लास्ट में। इनके आधार पर बालक को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। तो ये हमारे पास वो महान चिंतक रहे जिनको हल्का सा अगर आप मेरे साथ वीडियो के साथ साथ देखेंगे तो आप लोग अंतर करना सीख जाएंगे कि कौन क्या कह रहा है और इनमें से किस क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जब आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा तब वहां पर दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहां कहां पर आए हैं। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे हमारे चिंतकों के आधार पर कैसा मामला चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों को भाई पीडीएफ वगैरह सब नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें आपके लिए वहीं पर मिल रही है। सर लिखने से समय की बर्बादी हो रही है, पीडीएफ दे दीजिए। अरे भाई पीडीएफ मिल तो रही है आपके पास, पीडीएफ आपको मिल रही है। बाकी इसका जो पीपीटी जो ये मोड है इसको हम लोग पीडीएफ के रूप में भी रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और कोशिश कीजिए, देखो आपको एक और तरीका बता दूं, देखो आप लोग क्या कर रहे होंगे, इसको पूरा पेज दे रहे होंगे। आप एक काम करना, जो एक पेज होता है ना A4 साइज का, क्योंकि हम लोग अपने छात्रों को भी जब यहाँ पर करवाते हैं तो ये इस टाइप की जो स्लाइड है ये एक पेज में 4-4 भी आ जाती है। आप A4 शीट में इसको 4-4 भी करवा सकते हैं कि एक पेज में 4 दीजिए, तो वे एक पेज में 4 आ जाते हैं ये वाले। तो वहां पर आपके इतने ज्यादा पेज अलग अलग नहीं निकलेगा। अब आप इतना बड़ा एक ही पेज निकाल रहे होंगे A4 शीट में, तो ये अलग अलग भी आ जाते हैं। बाकी हल्का सा ये धुंधला, मतलब धुंधला कह रहा हूँ, हल्का सा साइड का आपका ये डार्कनेस में आएगा, लेकिन अच्छा रहेगा। तो आप लोग टाइम के लिए साथ में निकाल सकते हैं, बाकी हम लोग भी प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग पीडीएफ में भी साथ साथ इसको पढ़ते रहो, इतनी बेहतर तरीके से आपके लिए काम किया है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको याद हो गए होंगे ये चिंतन कि किन किन्होंने क्या क्या इस शैशवावस्था के लिए अपनी बातें रखी है। इसके अलावा हमारे पास वॉटसन जी है, वॉटसन को देखते हैं इन्होंने क्या कहा। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर एक सर बोल रहे थे ये ब्लैक आएंगे। अरे भाई इस विषय में देखो, ये पीडीएफ तो बड़ा जंजाल हो गया, इस विषय में चर्चा की जाएगी, आप लोगों के लिए काम करेंगे। आप थोड़ा सा इस समय इत्मीनान से यहाँ पर देखिए। मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए अब ये यहाँ पर कमेंट सिस्टम बंद करना पड़ेगा। हमने इसलिए रखा था ताकि आप लोगों से वार्तालाप भी बीच बीच होती रहे कि मामला ठीक चल रहा है। आप जो है इस सैटरडे तक, शनिवार तक का टाइम दीजिए, शनिवार तक आपका समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि मुझे जो भी दिख रहा है सब लोग पीडीएफ पीडीएफ पे ही आप लगे हैं। पीडीएफ का प्रिंट करवा के नोट्स बन जाता है ना? हाँ बिल्कुल बन जाता है, क्यों नहीं बन जाता। प्लीज पढ़ने दीजिए। देखो कविता जी का बहुत बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है भाई, पीडीएफ का समाधान हो जाएगा भाई। जो मैं पीडीएफ अभी रख रहा हूँ कम से कम इतना तो पढ़िए। जितना आपने कहावत सुनी है ना, जितना ज्यादा चीज आप उसको बोलने में खर्च करते हैं उससे ज्यादा आप उसको आत्मसात कीजिए। जब तक आपके पास मोबाइल में, इसको थोड़ा पढ़िए तो सही। मैं इतना इतना तो पढ़ा रहा हूँ डेली आपको, उतना तो कम से कम साथ में चलिए मेरे। और मैंने ये आज बता दिया कि जो मेरे साथ लास्ट तक चलने वाला है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो बहुत सारे यहाँ बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, वो शांत खिलाड़ी बहुत लंबे रेस के घोड़े हैं और उनके आपको रिजल्ट दिखेंगे। जो मेरे साथ डेली चल रहा होगा, ये मेरा आपसे वादा है, आपको 100% लाभ मिलेगा लास्ट में। समझ रहे आप? चलिए जी ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर ज्यादा देखने वाला नहीं हूं, अब मैं आगे बढ़ना। तो वॉटसन देखो सारा सिस्टम भुला दिया। जिन लोगों का बढ़िया मामला चल रहा था कि अच्छा ये कह रहा है, वॉटसन कह रहे हैं कि शेष अवस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। तो इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी तक ये कथन आया नहीं है, लेकिन ऐसा बन सकता है। यहाँ पर गैसेल की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि प्रथम 6 वर्ष बालक के 12 वर्ष का दुगना सीखता है। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। गैसेल कह रहे हैं कि जो पहले 6 वर्ष होते हैं, यानी जो शैशवावस्था है, वो बालक जो हमारा इसके बाद का अवस्था आती है, कौन सी, बाल्य अवस्था, उस अवस्था से क्या करता है, दुगना सीखता है।
अब आप सोच सकते हैं, आप खुद सोचिए, आपके जो बच्चे हैं, आपका जो बच्चा वो प्रथम शैशव अवस्था में, जो आपकी बाल्य अवस्था में जब वो जाएगा 6 से 12 वर्ष तक, उससे दुगना सीखता किसमें? तो ये कथन दिमाग पर रखिए कि गैसेल ने कहा था कि जो बालक है, वो बालक जो है प्रथम 6 वर्ष का जो बालक है वो आने वाले 12 वर्ष के बालक से दुगना सीखता है, यहां पर कहा गया। अगला यहां पर शख्स आता है गुडेनेफ के अनुसार, तो ये कहता है कि व्यक्ति का जितना भी, यहां पर लिखा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, उसका आधार वर्ष जो है वो 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये मैंने पहले आपको बताया है कि जो हमारी 3 वर्ष होती है, 3 वर्ष में पूरी की पूरी उसकी जो है आधारशिला बन जाती है। तो जितना भी व्यक्ति का टोटल विकास होता है, उससे आधा विकास उसका केवल 3 वर्ष में ही हो जाता है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बता दिया कि सबसे तीव्र गति का जो विकास की अवस्था है वो शैशवावस्था है और 0 से 3 वर्ष की अवस्था मानी गई है। तो यहां तक हम लोगों ने इनके कथनों पर चर्चा की। इसके बाद हम लोग शैशवावस्था के अब अलग अलग आयाम को जानने वाले हैं, जैसे इस शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है। तो शैशवावस्था की यानी उस बालक की बहुत सारी खूबियां होती है, बहुत सारी विशेषताएं होती है, जिसको हमारे चिंतकों ने चुनकर लाया कि क्या क्या इस समय एक बालक की विशेषताएं होती है 0 से या फिर जन्म से 6 वर्ष की अवस्था में। तो यहां पर अगला हम देखें तो सबसे पहला यहां पर आता है कि तीव्र शारीरिक विकास। अगर हम लोग बात करें, आपको खास बात याद रखनी है कि ये जो शैशवावस्था होती है, इस समय जो बालक होता है, तो बालक की जो लंबाई होती है, वो बालक हो या फिर बालिका हो, एक चीज यहां समझा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। इस अवस्था में जो है सबसे तेज गति से क्या होती है, उसकी शारीरिक वृद्धि होती है। सबसे तेज अवस्था में वो इसी अवस्था में बढ़ता है, इसके बाद उसकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। और एक दूसरी खास बात आपको याद रखनी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो बोलते नहीं कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है, ये कहावत आपने सुनी होगी कि लड़कियां बड़ी हो जाती है। तो यहां पर याद रखना कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जो शैशवावस्था होती है, उस अवस्था में जो ज्यादा वृद्धि होती है शारीरिक, वो किसकी होती है, बालक की होती है। यहां पर बालिका की वृद्धि बालक की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, नीचे होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रवेश करेंगे किसमें, बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था में जो बालिका है वो बालक को छोड़ देती है और बालिका की हाइट यानी एक बालक से ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस जो पहला ही जो है शैशवावस्था में, इसमें शारीरिक जो है वो तीव्र गति से विकास होता है, यानी जन्म से 3 वर्ष तक तेजी से उसका क्या होता है, विकास होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो। इसके अलावा फिर अगली इसकी खास बात है कि तीव्र मानसिक विकास, यानी बच्चे का जो दिमाग है, मैंने कहा ना कि इस अवस्था में 50%, मैंने आपको पहले बता दिया है कि 50% जो बालक का विकास है वो इस अवस्था में ही हो जाता है। तो प्रारंभिक जो 3 वर्ष होते हैं, इसमें सबसे तेज गति से क्या होता है, उसका मानसिक विकास भी होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला आपको यहां पर दिख रहा है पुनरावृत्ति, ये इसकी खूबी है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि कार्य को बार बार दोहराना। जैसे उदाहरण के लिए उछलना कूदना, आपने देखा होगा कि एक जो बाल्य अवस्था का बालक होगा, उसके अंदर तर्क जैसी चीजें आती है, उसके अंदर संवेगात्मक विकास बहुत ज्यादा होता है, तो आपको कहीं भी उछलते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन जो ये शैशवावस्था है, ये क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है कि पुनरावृत्ति, कि किस अवस्था में बालक पुनरावृत्ति करता है, तो शैशवावस्था में। ये इसकी विशेषता है, खूबियों में है। तो इस अवस्था में बालक पुनरावृत्ति करता है, आपको बालक बार बार उछलते हुए देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बालक बार बार जो है कहीं से छलांग मारते हुए देखने को मिल जाएगा। और पुनरावृत्ति क्या करता है, जिद करता है कि नहीं मुझे ये चीजें फिर से करनी है। तो ये सारी एक्टिविटी आपको कहां पर मिलेगी, यहां पर। इसके साथ साथ कूदना हो गया, हंसना हो गया। आपने देखा होगा इस अवस्था में बालक बेफालतू में एक बार हंस गया तो दोबारा से हंसना मूड बना देता है, जबकि बाल्य अवस्था में बालक क्या करता है, हंसते हुए फिर साथ में उसको, क्योंकि मैंने कहा ना उसका संवेगात्मक विकास पर मानसिक विकास और ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर बाल्य अवस्था में वो ये सोचता है कि यार अगर मैं दोबारा हंस रहा हूं, तो वो साथ में चीजें लेकर चलता है। देखा नहीं आपने, वहां पर हम लोग बालक को ये बोलना शुरू कर देते हैं कि चीप शेम 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 ऐसे करके चिढ़ाते, तो बच्चा शर्मा जाता है कि यार मैं गलत कर रहा हूं। वो बाल्य अवस्था की अवस्था है। यहां पर कुछ बोल दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रिपीटेशन, पुनरावृत्ति होती है, यानी हंसेगा, आपने थोड़ा सा फिर हंसा दिया तो दोबारा हंस देगा, दोबारा हंसा दिया तो हंस हंस के वो बिल्कुल लोटपोट हो जाएगा। तो पुनरावृत्ति की अवस्था, ये इसकी खूबी है, ये इसकी विशेषता है। अगला यहां पर आपको दिख रहा है आत्म प्रेम, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, क्योंकि ये केवल आपको यहीं पर मिलेगा आत्म प्रेम। बाकी आपकी पूरी जीवन तक जो इसके बाद हमारे जो संवेगात्मक विकास हम में डेवलप होते हैं, वो उसके बाद कभी भी इस टाइप का डेवलप नहीं होता, कहीं ना कहीं झुकाव किसी ना किसी पक्ष में आ जाता है। पर शैशव अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें आत्म प्रेम होता है। आत्म प्रेम का मतलब है कि इसमें सामाजिक भावना बिल्कुल भी नहीं होगी। यहां पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने इसकी माता है, अगर इसका मूड कर रहा है तो ये माता का पूरा मुंह क्या कर देगा, निचोड़ देगा। यहां पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पर इसके नाना जी आ रखे,
भाई इसको मन कर रहा होगा तो कोई हाथ में जो चीज होगी उसको अपने नाना के खोपड़े में मार देगा, होता कि नहीं होता, क्योंकि सामाजिक उससे अनभिज्ञ है, इसका इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं आत्म प्रेम, यानी केवल खुद से प्रेम करता है अपनी चीजों से। आपने हल्का सा इसको हर्ट कर दिया तो ये अपने भाव प्रकट करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 भाव ही इसमें विकसित होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इसमें रोना, इसके अलावा इसमें भय, ये 2-3 भाव रहते हैं, और हंसना, तो ये तुरंत अपना क्रोध प्रकट कर देता है। तो यहां पर क्या होता है, आत्म प्रेम होता है, अपनी चीजों से बहुत लगा होता है, आपने गलती से इसका खिलौना खींच दिया तो बहुत बड़ा माहौल खड़ा हो जाएगा। तो केवल ये स्वयं से प्यार करता है, सामाजिक भावना का इसमें विकास नहीं होता है। ये इसकी खूबियां हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां पर सीखने का आदर्श काल इसी को माना गया, यानी कि नई नई बातें इस टाइम पर ही बालक तेज से सीख सकता है, इसी को बोलते हैं सीखने का आदर्श काल। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग पर याद रखिएगा। बहुत सारे आपने देखा होगा किताबों में लिखा कि जो बाल्य अवस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। वो अलग वे में होगा, जब मैं आपको बाल्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो वहां पर उसको क्यों लिखा गया कि ये बालक का सीखने का आदर्श काल है। वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि जब बालक बाल्य अवस्था में क्या करता है, स्कूल में प्रवेश करता है, बालक स्कूल जाता है, तो वहां से वो क्या करता है, केवल एक आयाम नहीं, बहुआयाम, बहुत सारी दिशाओं में सीखना शुरू कर देता है। तो वो उस परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा क्या, इसको दिमाग में ध्यान रखो कि सीखने का आदर्श काल बालक का कौन सा है, तो आप टिक करेंगे शेष अवस्था। आप इसमें कुछ भी सिखाओगे वो बहुत तेज गति से सीखता है, तो इसको बोलते हैं ये बालक का एक बहुत आदर्श काल है। सारी चीजें जो हमारे सामाजिक क्रियाओं में जुड़ी रहती है, माता पिता ये वो, हम लोग यहीं पर दिखाते उसको, ये देखो ये है, ये गाय है, ये बैल है। भाई जब वो बाल्यावस्था में आ जाए तो उसको सब पता होता है कि ये क्या बैल है, लेकिन उस दौर में उसकी जो दृश्य प्लस उसकी मानसिक तृप्तता वो बहुत तेज होती है, वो उसको तुरंत आत्मसात कर लेता है, तो वो उसको सबसे तेज गति से सीखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सीखने का आदर्श काल। तो उम्मीद करता हूं आप इसकी विशेषताएं समझ गए होंगे, यहां का मामला समझ गए होगा। तो भाई देख लो यहाँ पर लिखा है कि जो है 1499 रुपए इसके लिए नहीं, इसके लिए थोड़ी दिए हैं कि आप लोगों को जो है मैसेज पढ़ने के लिए दिए हैं। ठीक है, वार्तालाप कीजिए, वार्तालाप होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको तो ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन आएंगे अभी, जब परसों क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपका वहां पर मामला गड़बड़ चल रहा होगा सभी लोगों का। चलिए फिलहाल आगे बढ़ता हूं। तो ये हमारी शेष अवस्था की विशेषताएं एक बार फिर से आपके सामने ला रहा हूं कि क्या क्या होती है, मेरे साथ याद रखिए। तो पहली शेष अवस्था की विशेषता है कि तीव्र शारीरिक विकास। अगर क्वेश्चन आएगा, देखो यहीं पर क्वेश्चन मोड में बता रहा हूं कि तीव्र शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, तो आंख बंद करके टिक कर देना कि सर ने कहा था शेष अवस्था में। अगर क्वेश्चन आए कि किस अवस्था में पुनरावृत्ति का जो है, या किस अवस्था को पुनरावृत्ति की अवस्था कहा जाता है, तो आंख बंद करके टिक करेंगे शेष अवस्था को। किस अवस्था में जो बालक है या जो व्यक्ति है उसमें आत्म प्रेम की भावना होती है, तो वो शैशव काल है। क्वेश्चन बनेगा कि कहां पर बालक का या व्यक्ति का तीव्र मानसिक विकास होता है, तो वो शैशव काल में होता है। और जो सीखने का आदर्श काल है वो कौन सा है, वो भी हमारा शैशव काल है। और अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो यही तुलनात्मक रूप से मैं आगे पढ़ाऊंगा कहां पर बाल्य अवस्था में, लेकिन जो यहां पर ध्यान से नहीं देख रहा होगा, मेरे साथ स्टोरी के साथ नहीं चल रहा होगा, वो वहां पर भी गड़बड़ कर देगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। और इतना बता दूं कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी वाले टॉपिक से आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, हल्के में मत लीजिए इस टॉपिक को। आगे बढ़ता हूं फिलहाल। तो इसकी विशेषताओं में अगली आपको जो चीजें देखने को मिलेगी, अब आपको मिलेगी ये वाली। यहां पर बालक के पास क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव का मतलब होता है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में बालक के पास नैतिकता का अभाव है, तो वो हमारी शेष अवस्था है। देखो नैतिकता का मतलब होता है कि इसको बालक को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सामाजिक गुण कुछ भी नहीं होते। इस अवस्था में ये क्वेश्चन आया हुआ कि किस अवस्था में बालक अकेला रहना चाहता है, तो वो शेष अवस्था है। इसमें क्या है कि उसको आप अकेला छोड़ दो, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस उसके पास उसके खिलौने दे दो, खिलौने की अवस्था है, तो वहीं पर रहता है। तो नैतिकता का अभाव होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ मेरे माता पिता बैठे, 4 लोग बैठे कि मैं भी इनके बीच बैठ जाऊं, या यहाँ पर मुझे खाने खाने बैठा रहे तो मैं यहाँ पर बैठ जाऊं, उसमें नैतिकता का बिल्कुल अभाव होता है। उसका मूड कर रहा है तो वो खाने को लात मार के दूसरी दिशा में चल जाएगा। उसको जो है अगर आप नुलाने नहलाने, होता नहीं ये सारी चीजें, नैतिकता कैसे आती है हमें, भाई आप बच्चे को नुलाने रख रहे हो तो वो बच्चा जो है प्यार से नहाएगा, आप जो चीज कर रहे हैं, अब आप नला लगता वो वहां पर साबुन को कभी इधर फेंक रहा, कभी बाल्टी में लात मार रहा, वो तो अपनी, क्योंकि उसको आत्म प्रेम, उसको जो अच्छा लग रहा है वो स्वयं से कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर नैतिकता का बहुत बड़ा अभाव होता है। इसके साथ साथ अगला आपको दिख रहा है दोहराने की प्रवृत्ति। ये मैंने आपको बता दिया कि दोहराने का मतलब वही है पुनरावृत्ति, भाई माता पिता नाम आदि, या फिर जो हंसना कूदना खेलना, इस टाइप की प्रक्रिया बार बार दोहराता रहता है। एक अगला यहाँ पर है अंतर्मुखी।
अंतर्मुखी का मतलब ये वही है कि स्वयं में रहना, मतलब ये बालक जो है स्वयं में रहना चाहता है। तो शैशव अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये बालक क्या होता है, अंतर्मुखी, यानी स्वयं में रहना चाहता है। अगला आपको दिख रहा है जिज्ञासु प्रवृत्ति। ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भी आपको किताबों में दो जगह मिलेगा। मैं जहां पर ये चीजें बता रहा हूं तो उसको मैं उस हिसाब से डिफाइन, जैसे अभी मैंने कहा था ना कि जो है शिक्षा की नई नींव उसको माना जाता है, सीखने की प्रवृत्ति, तो वो दो जगह थी। इसी तरह से आपके पास एक शब्द ये आता है, यानी जिज्ञासा प्रवृत्ति या जिज्ञासु प्रवृत्ति। ये बाल्य अवस्था में भी है और ये आपके शैशव अवस्था में भी है। लेकिन बाल्य अवस्था में वो किस प्रकार की जिज्ञासु प्रवृत्ति है, वहां पर उसकी रहती कि पहली बार वो स्कूल जा रहा है, एक बालक पहली बार, बालक जो एक समूह में मिल रहा है, वो बालक दोस्ती बना रहा है, बालक जो है स्कूल में जाकर कई प्रकार की चीजें देख रहा है, उसको ये विषय पढ़ाया जा रहा है, उसको वो चीज चलाया, तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति वो देखने ही रह जाता है कि क्या चीज है। लेकिन क्या होता है उसके पास फिर वो उसको थोड़ा सा तर्क के साथ सोचता है, इसलिए उसकी लर्निंग प्रोसेस कम रहती है। पर जो ये वाला टाइम पीरियड है शैशव अवस्था, इसको बोलते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति। मतलब यहाँ पर बच्चा जानना चाहता है, उत्सुक रहता है कि क्या होने वाला है, इच्छा होती है और सब कुछ देखना चाहता है। आपको ये भी ले जाओ, वो सब कुछ जो है दृश्य, आप इस अवस्था में आपने देखा होगा, आप उसको प्रकाश दिखाओगे तो प्रकाश की तरह वो उसको जानना चाहता है क्या चीज है, आप अन्य चीजों की ओर उसको लुभान्वित, खिलौने आदि की तरफ, तो उसकी तरह अट्रैक्टिव रहता है। तो इस अवस्था को बोलते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था। और साथ ही साथ इसको बोलते हैं प्रबल काम प्रवृत्ति की, यानी मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, अंगूठा चूसना। ये भी लास्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं 4 से 5 वर्ष की अवस्था में जब वो पहुंचता है तो उसमें ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं, यानी केवल माता का प्रेम, माता निरंतर माता के उसमें रहता है संपर्क में, तो मातृ प्रेम उसमें आ जाता है। आपने देखा होगा एक बालक को, अगर मैं छोटा सा जो बच्चा है अगर मैं उसको माता से छीन लेता हूं, वो बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसको क्या हो जाता है, प्रबल काम की प्रवृत्ति एक उसके प्रति हो जाता है। तो माता है उसी को दृश्य करता है, उसी को देखता है, और वही माता जो है उसके साथ जब भी वो मुसीबत में रहता है, समझते, तो वो माता उसको समझाती सुलझाती है, तो उसका पूरा आकर्षण किधर रहता है, एक माता की तरफ। तो वो जो है चाहकर भी हमारे पास नहीं आता है, उल्टा फिर माता के पास देते शांत हो जाता है। दूसरा पिता भी आप बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं पितृ प्रेम भी, यहीं से एक पितृ प्रेम भी शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन शुरू होता है, पिता पिता बोलना, तो वहां पर ये चीजें, और दूसरा जो दृश्य उसके सामने होते हैं उनको सीखना शुरू कर देता है। और यहाँ पर एक आता है ये वाला अंगूठा चूसना, ये भी शेष अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। अगला यहाँ पर है जिज्ञासा प्रवृत्ति, ये तो मैंने बता दिया, जानने की प्रवृत्ति, ये इसी में आ जाती है। तो ये आप याद रखिएगा शेष अवस्था की क्या है प्रमुख विशेषताएं हैं। और अब हम लोग चलने वाले हैं शेष अवस्था में जो शारीरिक विकास, कि आखिर में अब यही तो समझना है कि जो एक बालक है 0 से 5 साल या जन्म से 5 वर्ष का, उसका शारीरिक विकास किस तरह से होता है। क्या ये बालक एकदम से पैदा होते ही सीधा दौड़ने लगता है इस अवस्था में, या इस अवस्था में इसका शारीरिक विकास में ये पहले प्रारंभिक चरणों में केवल शरीर को हिला सकता है, या सीधा ये बालक जो है खड़े उठकर करना। तो ये हमको तुलना करनी होती है कि शेष अवस्था में इसका शारीरिक विकास कैसा होता है, आगे चलकर बाल्य अवस्था में कैसा होगा, और उससे आगे चलकर किशोर अवस्था में किस टाइप का होता है। तो अगर हम लोग शेष अवस्था की बात करें तो यहां पर आपको देखो, ये तो वो प्रोसेस है, मैंने एक चित्र के माध्यम से लाया है, कि जब बच्चा अंदर भ्रूण में होता है, आप अगर देखोगे पहला जो महीना होता है इस तरह से इस बच्चे का एक विकास होता है, ये मैंने एक प्रोसेस लाया है वैसे देखने के लिए। दूसरे महीने में बालक में वृद्धि और जात होती है, विकास की वृद्धि विकास यहीं से शुरू हो जाता है, और वृद्धि भी भ्रूण के अंदर से शुरू हो जाती है। अगर आप वृद्धि देख रहे होंगे जिसको ग्रोथ बोलते हैं, यानी कि इसका बालक का इतने छोटे से जो है धीरे धीरे शरीर बढ़ना शुरू हो जाता है अंदर ही, तो इसको बोलते हैं वृद्धि। और दूसरा इसका विकास भी इसी के अंदर से शुरू होना हो जाता है। फिर तीसरे महीने में ये प्रोसेस इस प्रकार से चलता है, और आखिर में 9वें महीने तक जो है बालक जो है इस तरह से पैदा, तो ये शेष अवस्था में प्रवेश कर जाता है। ये एक मैंने प्रोसेस लाया। अब बात करते हैं कि इस समय जो बालक की शारीरिक जो विकास है वो कैसा होता है। तो पहली चीज इसमें आती है हाइट, यानी कि उसकी लंबाई। अगर हम लोग बालक की इस समय लंबाई की बात करें तो जन्म से 3 वर्ष की आयु तक जो शिशु में शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेज गति से होता है। यह साफ साफ लिखा है कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक शिशु में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति या फिर अत्यंत तेजी से होता है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है 3 वर्ष तक। जन्म के समय जो बालिकाओं की औसत लंबाई होती है वो यहां पर देख लीजिए, वो 51 सेंटीमीटर होती है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जब बालक पैदा होता है या बालिका पैदा होती है शेष अवस्था में, तो उस समय जो बालिका होती है, अब देखो मैंने कहा था ना कि जो लड़की और लड़का है उनकी जो हाइट होती है उस समय शेष अवस्था में लड़का ज्यादा बड़ा होता है। बालिका की जो औसतन हाइट है वो 51 सेंटीमीटर होती है, जबकि अगर आप यहां पर जन्म के समय बालक की औसतन देखेंगे तो 51.5 सेंटीमीटर। यानी बालक शेष अवस्था में जो वृद्धि दर होती है या जो शारीरिक वृद्धि होती है वो ज्यादा होती है किससे, बालिका से।
दूसरा आता है कि जब जैसे जैसे ये 6 वर्ष के अंत तक पहुंचता है, यानी जन्म के समय कितना है, तो आप याद रखिएगा दिमाग में, लगभग 51 सेंटीमीटर की बालिका होती है, 51.5 सेंटीमीटर का बालक होता है। पर जब इस अवस्था से वो लास्ट अवस्था में पहुंचता है, यानी शेष अवस्था के अंतिम चरण में, 6 वर्ष या 5 वर्ष के काल में, तो उस दौरान तक इनका जो ये होता है, तो बालिकाओं की इनकी औसत जो हाइट कितनी हो जाती है, वो 107.4 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो ये अंतिम तक चले जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बेसिक उसके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। और 6 वर्ष के अंत तक अगर हम बालकों की औसत आयु देखें, तो देखो मैंने क्या कहा था, पूरी शैशवावस्था में, ये ध्यान दिमाग सटा दीजिए कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है, लड़कियां बड़ी होती है हाइट में, लेकिन वो जस्ट इसके बाद का जो काल आता है, कौन सा, बाल्य अवस्था काल, वहां पर होती है। शैशवावस्था, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शैश अवस्था में वृद्धि दर जो अधिक रहती है, वो बालक बालिका में या बालक बालिका समान रहती है, बालक में अधिक होती है, बालिका में कम होती है, बालिका में अधिक होती है, बालक में कम होती है। तो दिमाग में याद रखना, शैशवावस्था में क्या होता है, बालक की वृद्धि दर, चाहे जन्म के समय की बात करें 51 सेंटीमीटर बालिका, 51.5 बालक, अगर हम 6 वर्ष जब वो इस अवस्था को पार करने वाला होता है, तो हमारे पास बालक कितना होता है, जो लड़का है वो 108.5 सेंटीमीटर, मतलब एक औसतन मान लिया कि इतना बड़ा हो जाता है, जबकि बालिका कितने है, 107.4, यानी बालिका लास्ट तक छूटी रहती है। तो याद रखना इस काल में ये भी है। तो ये मैंने फिलहाल लंबाई पर बात की। अब लंबाई के अलावा हम लोग बात करेंगे, यहां पर ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक बच्चे का, अच्छा एक खास बात याद रखना कि जब बालक पैदा होता है शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, जो मैं आगे आपके लिए लाऊंगा, कि पैदा होते समय जो बालक का टोटल शरीर होता है, मान लीजिए 51 सेंटीमीटर का उसका शरीर है, इसमें सबसे बड़ा शरीर अंग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा शरीर अंग होता है सर। जो टोटल शरीर अंग होता है उससे आधा गुना ज्यादा उसका सर होता है, ऐसा होता है होगा भाई। तो यहां पर देख सकते हैं आप, जो 2 माह का बच्चा होता है उसका सर इतना बड़ा होता है, नीचे के जो अंग होते हैं वो इतने, वो छोटे होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो विकास, अभी आगे पढ़ाऊंगा कि गामक प्रक्रिया जब पढ़ाऊंगा ना, कि विकास किधर से किधर की ओर होता है। जैसे आपने एक देखा होगा नाभि से बाहर की ओर होता है, एक आपने देखा होगा सर से नीचे की ओर होता है, तो वो इसी के अंतर्गत आएगा कि शैशवावस्था में गामक विकास वो किस प्रकार से होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसका प्रोसेस है, 2 माह में ऐसा चलता है, 5 माह के अंदर फिर इस प्रकार की ग्रोथ आती है, और धीरे धीरे अब अगर आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर बचपन पैदा होते हुए सिर बड़ा होता है इसका शैशवावस्था में, लेकिन धीरे धीरे अब इसकी ग्रोथ नीचे की ओर जाती है, और सर इसका छोटा 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 अगर आप देख रहे हो होता रहेगा, और आखिर में छोटा, और नीचे के अंग इसके विकसित होते रहते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर ने कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुल शरीर में सर अधिक बड़ा होता है, नीचे के जो अंग होते हैं वो बहुत ही उसके अपेक्षा छोटे होते हैं। फिर जब वो 2 महीने से 4 महीने 5 महीने आगे प्रोसेस जाता है, तब उसके शरीर का आकार छोटा हो जाता है और अन्य शरीर का आकार बढ़ता जाता है। तो ये फिलहाल हम लोगों ने इनके लंबाई पर चर्चा की। अब आती है वेट पर, वजन पर। ये तो आपको सबको बताइए कि एक नवजात शिशु, पढ़ते रहते होंगे भाई, नवजात शिशु, स्वस्थ शिशु कितने वेट का होता है, तो 3 किलो का होता है। तो ये तो आप प्रॉपर याद रखना, जैसे बच्चा पैदा हुआ एक स्वस्थ बच्चा 3 किलो होता है। तो यहां पर देखिए, अगर जन्म के समय की हम बात करें तो बच्चा जो है 3 किलोग्राम का होता है। दिमाग पर याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। 6 माह तक जब वो पहुंचता है तो 6 माह तक सीधा दुगना, ये क्वेश्चन में आता है कि कितना हो जाता है, कि दुगना कब होता है, तो इसका जो वजन है, यानी कि इसका जो वेट है, वो 6 माह के आसपास सीधा दुगना हो जाता है, 3 किलो से 6 से 7 किलो हो जाता है। और अगर मैं बात करूं 1 वर्ष के अंत तक, तो ये 9 से 10 किलोग्राम हो जाता है। और अगर मैं सीधा बात करूं यानी कि शैशवावस्था के अंतिम काल तक, कि भाई जब वो बालक अपने आखिरी 5 और 6 वर्ष की अवस्था में जा रहा है, तो औसतन ये मैं समझा रहा हूं, जो माता पिता मुझे देख रहे हैं, कि भाई आपका जो बालक है वो लगभग कितना होना चाहिए। भाई ये तो देखो आपके हाथ में नहीं है ये वाला, ये स्वस्थ बालक डिपेंड करता है। देखो ये भी वैसे आपके हाथ में होता है। अगर मैं पूरा प्रोसेस आपको पहले का बताऊं कि कैसे पेट में जब भ्रूण के अंदर बच्चे के प्रोसेस होता है, तो उस दौरान बहुत ध्यान देना पड़ता है अपनी वाइफ का। तो जितने मुझे इस समय देख रहे हैं, खासतौर से पतिदेव, तो आप याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि आप अपनी वाइफ का कितना ध्यान दे पा रहे हैं जिस दौरान वो इस प्रोसेस से गुजर रही है। आपको खान पान से लेकर आपको उनके पर्यावरण का तक ध्यान देना पड़ता है, और ये सारे जो गुण है, ये सारे जो तत्व है, ये आपके बच्चे के अंदर जो है प्रविष्ट होते हैं, तभी तो बोलते हैं। बाकी वो अलग बात है कि जैविक क्रिया, भाई आपका डीएनए कैसे था, दादा परदाता, वो तो आते हैं, वो अच्छी बात है। पर यह भी बहुत जरूरी है कि आपका रख रखाव, या फिर एक माता, ये माता को खुद ध्यान देना, मैं पति को भी साइड रख रहा हूं, एक माता को खुद ध्यान देना चाहिए कि आपको अगर बेहतर एक जो है
बालक चाहिए, बालिका चाहिए, तो आपको उस प्रोसेस के दौरान अपने खान पान से लेकर अपने पर्यावरण को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर मैंने कहा कि जो हमारा ये वजन है कि किस तरह से बढ़ता है, तो जन्म के समय हमेशा एक स्वस्थ बालक को 3 किलो का माना गया है। और अगर दुगना पूछे तो 1 वर्ष में हमेशा क्या हो जाता है, उसका वेट दुगना होना चाहिए। आप तभी तो बार बार बोलते नहीं कि डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ता है कि 1 वर्ष में जो है उसका वेट कितना है, तो डॉक्टर बताता है कि कम से कम जन्म के समय का दुगना होना चाहिए, लगभग 6 से 7 किलो का आपका वेट बच्चा होना चाहिए। और जब इस अवस्था को वो आपका बच्चा पार कर रहा हो, यानी कि शैशव अवस्था को पूरी पार कर रहा हो, तो कम से कम उसका जो है 5 से 6 गुना वेट इससे बड़ा होना चाहिए। समझ गए आप? यानी कि लगभग 20 से 22-25 किलो के आसपास आपका बच्चा होना चाहिए। तो ये फिलहाल हम लोगों ने शैशव अवस्था में चर्चा की इसके वजन पर। वजन के अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अब इसका थोड़ा सा मस्तिष्क देखेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो मस्तिष्क का जो है किस प्रकार का रहता है। यहां पर देखिए, सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। मैंने आपको कहा है कि इस दौरान जब बच्चा पैदा होता है तो जो सिर होता है, जो मैंने प्रोसेस दिखाया था ना 2 माह का, वो शरीर की अपेक्षा हमेशा बड़ा होता है। अर्थात सिर की लंबाई शरीर की लंबाई की 1/4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सिर की लंबाई होती है वो शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क की अगर हम बात करें जब बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसका कितने ग्राम का मस्तिष्क होता है, यानी 350 ग्राम का मस्तिष्क होता है। तो बच्चा जब पैदा होगा तो उसका वेट लगभग 3 किलो होता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क लगभग कितना होता है, 350 ग्राम का। और जब वो इस अवस्था को पार कर रहा होता है, यानी शेष अवस्था को क्रॉस कर रहा होता है, तो उस दौरान इसका जो है 1.25 जो है ग्राम का, किलोग्राम लिख दिया, ग्राम का जो है क्या होता है उसका मस्तिष्क, किलोग्राम का, सॉरी, किलोग्राम का मस्तिष्क होता है। तो यहां पर हम लोगों ने इस समय एक तरह से इस अवस्था में जो शैशव है उसके शारीरिक विकास पर जो है प्रॉपर तरीके से चर्चा की। अब आती है बात हड्डियों की, कि हड्डियों का जो है हिसाब किताब कैसा है। हड्डियों की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, जो नवजात शिशु होता है उसमें हमेशा हड्डियों की संख्या कितनी रहती है, 270 रहती है। देखो इस दौरान 270 होती है। जब आप जाओगे कहां पर, बाल्य अवस्था में, तो उस समय हड्डियां सबसे ज्यादा हो जाती है, 300 के पार चले जाती है। फिर बाद में क्या हो जाता है, जब उस अवस्था से वो आगे बढ़ता है किशोर अवस्था की ओर, तो हड्डियों का जुड़ा हो जाता है, हड्डियां वापस फिर 206 के आसपास चले जाती है। लेकिन फिलहाल हमारा चर्चा का विषय है यानी शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था में याद रखिएगा लगभग 270 इस समय उस बालक में शेष अवस्था में हड्डियां होती है। हड्डियों का स्वरूप जो है वो छोटा, कोमल और लचीला होता है ना। बोलते नहीं कि भाई छोटा सा जो शेष अवस्था में बालक होता है उसकी हड्डी अगर टूट फूट भी गई तो वापस जुड़ जाती है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन जब अगर हम मान लीजिए मेरी अवस्था में मेरी हड्डी टूट जाती है तो सोचिए कितनी परिपक्व हो गई, दोबारा से मेरी हड्डी जुड़ने वाली भी नहीं। तो लचीली, बहुत ही कोमल इस दौरान, इस अवस्था के दौरान, क्योंकि हड्डी का विकास इस समय हो रहा होता है भाई, उसने उस टाइप के पोषक तत्वों का सेवन नहीं किया होता है जिससे हड्डी उसकी मजबूत होती रहती है। तो इस दौरान जो आंतरिक रूप से बनी होती है उसी पोषक तत्वों के साथ हड्डी का भी विकास होता है। हड्डियों के मजबूत होने की प्रक्रिया को अस्थिकरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या फिर अस्थि विकास कहा जाता है। तो अस्थिकरण इसकी प्रक्रिया को कहा जाता है। हड्डियां हमारी हो गई तो 270 याद रखेगा। अब थोड़ा सा हल्का सा इसमें दांत भी पढ़ लेते हैं क्योंकि आज शेषावस्था का सिस्टम थोड़ा यहां तक देख लेते हैं। अगर हम लोग दांत की बात करें तो आपको ये तो मालूम ही है भाई, जिन लोगों ने देखा होगा, जो माताएं मुझे देख रही हैं उनको पता है कि जब आपका बालक पैदा होता होगा तो जन्म के समय दांत होते ही नहीं है, होते कि नहीं होते, कोई भी दांत नहीं होते। तो हमेशा याद रखना शेषावस्था में जन्म के समय उस बालक में क्या होता है, तो जन्म के समय दांत उसके नहीं होते हैं, पहली चीज। दूसरा, जब वो 6ठे और 7वें माह में प्रवेश करता है तब उसके सबसे पहले क्या होते हैं, दूध के दांत आते हैं 6ठे और 7वें माह में। और वो भी उसके कौन से, केवल 2 दांत आते हैं। इसका प्रोसेस भी आगे बताएंगे। फिर 16 हो जाते हैं, बाद में फिर टूट जाते हैं, फिर इसके ये दांत बचते हैं। और इसको जो है ये भी क्या होते हैं, अस्थायी रूप से निकले होते हैं। ये सबसे खास बात याद रखना कि जो दूध के दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब इनको टूटना होता है। दूध के दांत वो बोलता है जो बाद में टूट जाते हैं, फिर इनकी जगह आपके स्थायी दांत आते हैं। तो प्रारंभ में क्या होते हैं, 6ठे और 7वें सप्ताह के आसपास आपको क्या देखना है, वो सॉरी माह के आसपास दूध के दांत आते हैं और ये अस्थायी रूप से निकलते हैं। दूध के दांत लगभग 20 आते हैं, कई जगह पर आपको 16 मिलेंगे, कई जगह पर आपको 20 मिलेंगे, अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर लीजिएगा। और 1 वर्ष तक जो है ये लगभग लगभग पूरे की पूरे दांत इतने आ जाते हैं। अगर हम लोग स्थायी रूप से दांतों की बात करें कि स्थायी रूप से जो दांत है वो उस बालक के कब आते हैं, तो आपको बताइए कि जब आपका बालक इस शेष अवस्था से निकलने वाला होता है, 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था तक चले जाता है, तब उस बालक के क्या होते हैं, 5 या 6 वर्ष की आयु में उस बालक के जो है स्थायी दांत निकलने लगते हैं और दूध के दांत उसके गिरने लगते हैं। तो ये फिलहाल हम लोगों ने इस समय चर्चा की एक शेष अवस्था में बालक पर और उसका बालक का शारीरिक विकास हम लोग देख रहे हैं। धड़कन की अगर बात करते हैं तो धड़कन में याद रखना कि जो शेष अवस्था होती है
इस टाइम पीरियड में, तो उसकी धड़कन प्रति मिनट कितनी बार धड़कती है? 140 बार। तो इस दौरान 140 बार उस बालक की धड़कन धड़कती है। फिर जब वो बाल्यावस्था में आता है तो धड़कन धड़कना उसकी कम हो जाती है, 100 बार धड़कती है। और जब वो लास्ट में आता है किशोर अवस्था में, जो नॉर्मल हमारी धड़कती है, तो किशोर अवस्था में 72 बार धड़कती है। फिलहाल जब प्रौढ़ अवस्था में चले जाता है तो धड़कन धड़कना ही बंद हो जाती है। आपको होता है बड़ी मुश्किल से सुस्काती रहती है। तो याद रखिएगा 140 बार जो है इस अवस्था में धड़कन। अगर बाल्यावस्था पूछे तो 100 बार, अगर किशोर अवस्था पूछे तो हमारा 72 बार। और आखिर में हमारे पास ये मैंने आपको इसका सिस्टम बताया कि कैसे बालक का यहाँ पर विकास होता है। कि 1 माह में शिशु, सबसे पहले जो ये प्रोसेस होता है, तो शिशु क्या करता है जब 1 माह का होता है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि शिशु पैदा होते ही खड़ा तो नहीं रह सकता है, ना शिशु इधर को लेटा रहता है। शिशु प्रारंभ में जब लेटता है तो इधर को लेटता है, और जब उसका विकास होता है शरीर का, तो सबसे पहले शारीरिक विकास में क्या करता है, अपनी केवल मुंडी को ऊपर करता है। बाकी उसके शारीरिक उसमें कोई, ये गामक प्रक्रिया भी पढ़ाऊंगा ना आगे, तब आप समझोगे कि गामक प्रक्रिया के माध्यम से कैसे उसके शारीरिक अंगों में जो है हलचल पैदा होती है। लेकिन अगर मैं इस समय बताऊं, जब यहाँ पर शिशु कितने का होता है, 1 माह का, तो 1 माह का जो शिशु है उसकी केवल एक ही प्रक्रिया हो रही होती है, और वो केवल गर्दन को ऊपर उठा रहा होता है। बाकी उसकी जो गामक प्रक्रिया के अंतर्गत केवल आंखें चला रहा होता है, या केवल वो क्या कर रहा होता है, हाथ को चला रहा होता है। वो अपने पूरे शरीर को एक साथ इस तरह से नहीं कर सकता है, या वो अगर चाहे तो वो छाती के बल ऐसे नहीं आ सकता है। 1 माह के अंदर वो इस प्रकार से घुटने के बल नहीं आ सकता। केवल पहले मंथ में क्या होती है, वो सिर्फ अपनी गर्दन ऐसे करके ऊपर उठाना शुरू करता है। तो 1 माह में शिशु अपना सिर क्या करता है, उठाने लगता है। फिर 4 माह के प्रोसेस में क्या होता है, शिशु किसी सहारे, ये मैंने वो चीजें बताई जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य इंपॉर्टेंट है। जब वो 4 माह में पहुंचता है वो शिशु, तो वो क्या करता है, किसी सहारे के साथ बैठने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने एक पीछे कोई चीज लगा दी तो उसके सहारे बैठता रहता है, या आपने पीछे दीवार रखी है तो दीवार के सहारे बैठना है। मतलब चौथे महीने में शिशु जो है किसी सहारे बैठने लग जाते हैं। आप देखा नहीं, आपने पीठ के पीछे ऐसे हाथ लगा के रखते हैं, तो वो अवस्था है कि अगर आपने गलती से हाथ हटा दिया तो वो गिर जाएगा, बैलेंस नहीं, पर सहारे वो बैठना शुरू कर देता है। तो चौथे माह में शिशु किसी के सहारे बैठना शुरू कर देता है। छठे माह सीधा, छठे माह तो आप उसको कैसे, कुर्सी पे रख दे, चल भाई, तो वो कुर्सी पे बैलेंस बना देता है। तो छठे माह क्या होता है, एक शिशु कुर्सी पर स्वतंत्र रूप से बैठ सकता है। 7वें माह बिना किसी के सहारे से वो बैठने लगता है। मतलब कुर्सी, मैंने शब्द इसलिए लाया कि कुर्सी में आपके पास क्या होता है, पीछे बैलेंस होता है, आपका रखा होता है, तो वो बैठ सकता है वहां। लेकिन जब 7वां माह चल जाएगा तो वो बिना किसी सहारे के, मतलब ऐसे करके अपना प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है। 10वें माह की अगर बात करें तो अब वो दौर आ जाता है, इसको बोलते हैं 10वें माह। आपने सुना भी होगा कि 10 माह का लग गया मेरा बच्चा। 10 माह का मतलब होता है कि वो रेला बना देता है, घुटने के बल कहीं भी एक कोने से दूसरे कोने, तो घुटने के बल चलना शुरू कर देता है। तो शिशु 1 साल पूर्व ही, यानी कि 10 माह में ही घुटने के बल अपनी रफ्तार शुरू कर देता है। और जब 14 माह होता है तो अकेले खड़ा होने लगता है। 14वें माह में, यानी 1 वर्ष पश्चात, क्या करता है शिशु, धीरे धीरे अपना बैलेंस किसी दीवार के सहारे, अभी दीवार के सहारे नहीं चलता है, मतलब खड़े होने का प्रयास करता है। और 15वें माह स्वतंत्र रूप से अकेले चलने लगता है। तो यहां तक कि हमने ये प्रोसेस सीखा। बाकी कल जो हमारा इस मध्ययन का काम होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शैशव अवस्था में इसका मानसिक विकास पढ़ेंगे, गामक प्रक्रिया पढ़ेंगे, और इस समय इसका शिक्षा का विकास कैसा होता है उस चीज को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इसको समझते रहें। बाकी आपको नोट्स वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए भाई, हर हर महादेव। बाकी कोई समस्या आपको रहती है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में भाई हल्का सा अपना रिदम कम बना कर रखो। आप लोग इतने धड़ल्ले से जो है कमेंट इतनी गोली के साथ यहाँ पर भेजते रहते हैं कि क्या बताएं। हाँ, गीता जी ने बोल दिया सर को पढ़ाते समय बीच में डिस्टर्ब ना करें, अपनी परेशानी क्लास में खत्म कर दे। चलिए जी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं पर विराम लेता हूं। बाकी कल मिलेंगे आपको इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसके बाद जीएस आने वाली है, बने रहिएगा, जीएस का धमाकेदार सेशन।